हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। इस क्रम में हमारा आज का यह 13th लेक्चर है और ऑलरेडी इससे पहले हमने 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और आज का लेक्चर दोस्तों थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक ज्योमेट्री के बेसिस पे, यानी अगर आप इसको जान जाएंगे तो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप देखे होंगे, कुछ दिक्कतें आती हैं क्वेश्चंस को, तो उनको समझने में आपको आसानी मिलेगी। तो बेसिक ज्योमेट्री से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो जल्दी नहीं पूछता, लेकिन ये है कि इसके एप्लीकेशंस जरूर पूछते हैं। तो ये मतलब जो ये टॉपिक है आपका, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो हमने ऑलरेडी जो 12 टॉपिक कवर किया है, उसमें हमने लास्ट में जो कवर किया था उससे रिलेटेड हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो वो प्रोबेबिलिटी और इनके रिलेटेड थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक से समझेंगे कि ये बेसिक ज्योमेट्री है क्या। इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत संरचना। क्लियर है। तो अब जैसे आधारभूत संरचना बोलते हैं, कहीं ज्यामिति बोलते हैं। ज्योमेट्री को अगर शुद्ध उसको देखेंगे तो ये ज्यामिति है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आधारभूत ज्यामिति, बेसिक ज्योमेट्री। तो अब इससे शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था, तो उसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि 20 गेंद हैं, उनमें से 8 ग्रीन कलर की हैं, 7 वाइट है और 5 रेड हैं। ठीक है। तो मैंने लिखा है कि न्यूनतम गेंद जिससे कि कम से कम एक गेंद अवश्य हो सभी रंगों की। ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इस 20 गेंद में से मिनिमम जो है कम से कम कितनी गेंद निकालें कि हर एक गेंद का एक कलर तो कम से कम हो ही। ठीक है। एक ही बार हाथ डाल के निकालना है। और कितना निकालें कि भाई एक मतलब कोई भी रंग मिस ना रहे। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या है कि भाई 20 गेंद है, अब हम कितना गेंद निकालें कि सभी कलर आ जाए कम से कम। तो भाई अब तीन गेंद तो निकालनी पड़ेगी। तो 3 गेंद निकालने के तो जरूरी नहीं है कि भाई अगर मान 3 इसमें से निकालें तो 3 हो सकता है, तीनों के तीनों ग्रीन आ जाए, तीनों के तीनों वाइट आ जाए, है ना, तीनों के तीनों रेड आ जाए। तो वही बोल रहा है कि हमें मिनिमम कितना निकालना है कि भाई तीनों के कलर रहें। तो हम देख लेते हैं कि जैसे ये थी 8, ये है 7 और ये है 5। क्लियर है। तो अगर हम 8 + 7 कर दें, यानी इसको प्लस इसको कर दें जो ज़्यादा वाला है, और +1 और कर दें, ठीक, यानी 8 7 15 एक 16 गेंद। यानी अगर हम 16 गेंद निकाल दें, तो 16 गेंद अगर हम निकालेंगे तो हमें ये देखना कि भाई मिनिमम 16 है कि 16 से कम में भी काम चल जाएगा। तो हम 16 चेक करते हैं कि अगर मान ये 16 हम निकालते हैं, ठीक, तो 16 गेंद निकालेंगे तो 3 कलर आएंगे कि नहीं। तो चलिए मान लीजिए 16 निकाला, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि एक तो ये बनती है कि भाई हमारी 8 गेंद ये पूरी की पूरी आ गई, 7 गेंद ये आ गई और बची 1 गेंद ये आ गई, तो तीनों कलर आ गए। क्लियर है। अब कुछ लोग हो सकता है कि भाई क्या करें, इनको जोड़ दें, है ना, 7 5 12 और फिर +1 कर दें, तो यानी 13 हो गया। अब 13 गेंद में निकलेगा क्या, देखिए, अब 13 गेंद मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ, तो अब जरूरी थोड़ी कि यही निकले। अब मान लीजिए 13 गेंद निकाला तो 8 ये निकल गई। अब बची कितनी बची, हमारे पास 5 ही बची। अब 5 में जरूरी थोड़ी कि दोनों निकले, है ना। तो इसलिए आप बस ये समझिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, भाई कोई बैग है, उसमें कई तरीके की गेंद रखी है ना, जैसे 8 रेड हो गई, मतलब ग्रीन हो गई, है ना ये। तो अगर आपसे बोले कि न्यूनतम कितनी गेंद निकालना है कि जिससे सभी रंगों की गेंद आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो 2 बड़ी गेंदें हैं, मतलब जो ज़्यादा नंबर की हैं, यानी पहला 8 और दूसरा 7, फिर 5 तो सबसे छोटा है। तो हम कुछ नहीं, बस क्या करेंगे, एक इधर लिखेंगे 8 और इधर लिखेंगे 7, ठीक है, +1 कर देंगे, एक्स्ट्रा 1 गेंद। यानी हम ये मान लेंगे कि पूरी की पूरी इसको निकाल लिया, पूरी की पूरी इसको निकाल लिया और एक और गेंद निकाल लिया, तो वो रेड वाले में से आ जाएगी। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 16 गेंद। तो ये इसका 16 सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है शायद। तो ये क्या है कि बोल रहा है कि 10 लोगों के हाथ मिलाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे 10 लोग हैं, ऐसे करके मान लीजिए 10 लोग हो गए। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। ठीक। अब 10 लोग हैं। अब एक चीज़ समझिए कि अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तब तो आप तुरंत निकाल लेंगे, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब टाइम लगेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम पहले जो हमारा बेसिक मेथड होता है, जैसे मान लीजिए जो
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं जानते हैं उनके लिए वो कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आपको तो करके ही आना है, ऐसा नहीं कि भागाना है ना। तो अब जैसे मान लीजिए आप अपने आप को कंसिडर कीजिए 10 लोगों के बीच में, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप थे, ठीक, ये हो गए आप। अब आप अगर हाथ मिलाएंगे तो कितने लोगों से मिलाएंगे? बचे हुए 9 लोगों से मिलाएंगे, क्लियर है। तो अब बचे हुए 9 लोगों से आपने हाथ मिला दिया, तो आपके हाथ मिलाने का तरीका क्या हो गया? 9, क्लियर। अब अगले वाले की बात करते हैं। अभी जो अगला वाला बंदा है ये, अब ये जो है ये भी हाथ मिलाएगा। अब ये कितने लोगों से मिलाएगा? अब अगर इसके मिलाने की बात करें तो ये तो भाई इससे तो मिलाएगा नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी इससे मिला लिया है, क्लियर है। तो इसके पास कितने लोग बचे? इसके पास बचे, देखिए इतने बचे, यानी 8 लोग इसके पास बचे, क्लियर है। अब अगर इसकी बात करें, इस वाले की, तो इसके पास कितने बचेंगे? ऐसे ही देखते जाइए भाई। अब इन दोनों से तो मिलाएगा नहीं ये, है ना, पीछे। अब ये आगे मिलाएगा, तो इसके पास बचे कितने? इसके पास बचे 7, फिर इसके पास 6, इसके पास 5, ठीक है, 4, 3, 2, 1, ठीक। अब लास्ट में ये खुद ही बचेगा, तो अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं, तो कहने का मतलब इधर तो कुछ नहीं है ना। तो बस अब ये इतने तरीके हैं कि आप हाथ मिलवा सकते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो अब इसको आप जोड़ देंगे तो ये आएगा 45। अब आपको तरीका बताओ जोड़ने का, तो आपको अगर पहले लेक्चर याद होगा नंबर सिस्टम का, तो उसमें मैंने बताया था कि 1 से लेकर n तक के नंबर को जोड़ना हो तो क्या होगा। तो मैंने बताया था n + 1/2, है ना। तो यहाँ पे n कितना है? 9, 9 + 1/2 यानी 9 × 10/2, है ना। तो ये कितना हो गया? 9 × 5 यानी 45, क्लियर। ये तो आपका हो गया बेसिक्स अप्रोच। अब अगर जिनको फॉर्मूला पता है उनको इतना टिटिम्मा ही नहीं करना पड़ेगा। टिटिम्मा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है भाई, 10 लोग थे, ठीक। हमें करना क्या बेसिकली, हमको 10 में से 2 लोग ही तो सिलेक्ट करना है भाई। 2 लोग को सिलेक्ट करने का तरीका हमको मिल जाए तो वो दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे, खत्म बात। हमें ले देखिए इतना करना है, तो हम क्या करेंगे, 10C2, मतलब 10 में से हमको 2 लोगों का समूह बनाना है। बस वो ग्रुप बन गया अगर तो 2-2 का, तो बस कितने ऐसे ग्रुप बनेंगे भाई, 2-2 का ग्रुप बन गया, दोनों लोग आपस में हाथ मिला लेंगे, खत्म। तो ये 10C2 हो गया। तो अगर 10C2 करेंगे तो क्या होता है इसका, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 - 2, क्लियर है। फॉर्मूला आपको याद होगा NCR का, है ना। NCR क्या होता था, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल n-r, है ना, मल्टीप्लाई। तो ये था। अब देखिए क्या है, इसको सॉल्व कर दीजिए बस। ये हो गया फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8। तो इसको क्या लिखेंगे, 10, 9, 8, 7 ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 तो ये हो गया, और इंटू फैक्टोरियल 8 का क्या होगा, 8, 7, 6 ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, काटापीटी मचा दीजिए इसको, ये उड़ गया, बचा क्या, 10 × 9/2 यानी 45 आ गया, ये भी क्लियर है। तो देखिए बस ये फॉर्मूला किया आपने, तुरंत आ गया आपका। तो इसका मतलब 10 लोगों का आपस में हाथ मिलाने का कितना तरीका हो सकता है, 45 तरीका हो सकता है, क्लियर है। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब अगले पे आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई क्या है, 30 कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास है, इसमें क्या 30 लोग हैं इंग्लिश जानते हैं, है ना, 20 लोग क्या है हिंदी जानते हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं। तो अब आपको यही बताना है कि बताइए हाउ मैनी ऑफ देम मे स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी इन जो लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो या तो हिंदी जानते हो या तो इंग्लिश जानते हो, ठीक है। अब हमने भाई इसका 2 तरीका, एक फॉर्मूले वाइज अगर आप चलेंगे तो उसका अलग अप्रोच है, और अगर वैसे चलेंगे तो आपका अलग अप्रोच है। तो फॉर्मूले वाइज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे हमसे क्या पूछा है, या, है ना, ये देखिए और यानी कि या, तो मैंने क्या बताया था कि जब या फिर अथवा ऐसा कुछ है तो क्या करना है, जोड़ देना है ना। तो जोड़ देना है, तो भाई ये कितने थे, 30%, ठीक, ये कितने थे, 20%, दोनों को जोड़ दिया, हो गए 50%। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो 30% है, ये जो 30% और ये जो 20% है, इनमें 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों जानते हैं। तो इसका मतलब वो इसमें भी जुड़ गए हैं, इसमें भी जुड़ गए हैं, आखिर वो दोनों लोगों को जान रहे हैं, मतलब वो हिंदी भी जान रहे हैं, इंग्लिश भी जान रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, तो वो हो गया आपका कितना, 40%। मतलब 40% लोग ऐसे हैं जो या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं, क्लियर है। क्योंकि उसमें जो दोनों लोग जान रहे हैं भाई, ये तो ऐसे लोग हो गए जो हिंदी भी जान रहे हैं, इंग्लिश भी जान रहे हैं, क्लियर है। तो अगर इसको मैं आपको फॉर्मूले के बेसिस पर बताऊं, तो अगर ये हो गया PH नहीं PE है ना इंग्लिश, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई PE यानी इंग्लिश कितने हैं, 30, और PH यानी हिंदी कितने हैं, 20, और P जो है बोथ, P
इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, एंड PE एंड H, ये कितने हैं 10 लोग। तो हमसे क्या पूछा है, PE और H, है ना, हिंदी या इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे, E वाले को जोड़ देंगे, H वाले को जोड़ देंगे और E एंड H वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए सबका जो भी है, ठीक। ये तो बस वही किया है, 30, 20 और 10 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 40। तो ये आपका हो गया आंसर। अब एक चीज़, इसको आपको दूसरा अप्रोच अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपको बताऊं कि भाई अगर इस तरीके से समझने में दिक्कत आ रही हो आपको, तो बहुत बेसिक सा होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको वेन डायग्राम उससे बनाता हूँ, जो आपका सर्किल वाला मेथड रहता है वेन डायग्राम से। तो इसमें क्या है कि जैसे इसको पाई चार्ट बोलते हैं, मतलब पाई क्या, बट आप ये समझिए समुच्चय कह सकते हैं इसको, है ना। तो अब जैसे समुच्चय में एक मान लीजिए ये समूह था, ठीक है, ये इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश E, और हिंदी वालों को नीलेश दिखा देता हूँ, ये हो गए आपके हिंदी वाले, ठीक। चलिए अब हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि भाई इंग्लिश जानते हैं 30 लोग। तो अब 30 लोग इंग्लिश जानते हैं, तो अगर मैं सेड कर दूँ, ये इंग्लिश वाले यहीं हैं, ये पूरे के पूरे इंग्लिश जान रहे हैं, ठीक। तो ये हो गए कितने 30, क्लियर। अब जो हिंदी जान रहे हैं वो कौन है, वो ये हैं, ठीक है, ये देखिए ये हिंदी वाले यहीं हैं नीले वाले। तो ये कितने हो गए 20। अब एक चीज़ आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये है ना, बीच का जो ओवरलैप है, ये ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी जानते हैं, वो कितने हैं, वो है 10। तो इसका मतलब ये कितने लोग हो गए, ये 10 हो गए। तो अब आप एक चीज़ समझ गए कि भाई अगर हमसे केवल क्वेश्चन में ये बोलता कि कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, यानी ये वाला पोर्शन, ठीक, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, तो ये कितने हो गए, टोटल थे 30 और 10 लोग दोनों जानते थे, मतलब 20 लोग ऐसे जो केवल और केवल इंग्लिश जानते हैं। अब केवल और केवल हिंदी जानने वाले कौन हो गए, वो हो गए ये, है ना, मतलब 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 हो गया, क्लियर। अब आपसे बोला कि या तो हिंदी जानते हो या तो इंग्लिश जानते हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको ये भी जोड़ देना है, ये भी जोड़ देना है और ये भी जोड़ देना, मतलब कुल मिला के ले दे के अगर बात करें तो बस ये आपको करना है कि मैं कलम चेंज करूं अगर, तो ये जो आपका मैं सर्किल कर रहा हूँ आउटर, ये ऐसे पूरे लोग हैं, है ना, मतलब ये पूरे, ये ऐसे लोग हैं जो आपका हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं, मतलब या तो हिंदी जानते होंगे या तो इंग्लिश जानते होंगे या तो दोनों जानते होंगे। अगर दोनों जानते होंगे तब भी ये हिंदी इंग्लिश जानते रहेंगे, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं कि भाई आपको अगर आगे से कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे और जो कॉमन वाला है बोथ वाला उसको घटा देंगे, बस, क्लियर। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई 1 से लेकर 9 तक की नंबर थी हमारी, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है वेज बाय विच मल्टीपल ऑफ 3 नंबर गिव्स ऑड नंबर, यानी कि इन जो 9 नंबरों में से आपको क्या करना है, आपको 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और 3 नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका आपस में अगर गुणा करें तो वो विषम आए, क्लियर है, ऐसे नंबर आपको चाहिए। तो भाई अब ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं ये हमको देखना है। तो अब आपको पहला दिमाग तो ये लगाना है कि भाई 3 नंबर का गुणा विषम आए तो ये कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं, पहला तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। अगर आप ये समझ गए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो भाई ये कंडीशन होती है कि भाई कोई भी नंबर विषम है, तो विषम है माने क्या है कि उसमें विषम डिजिट तभी आएगा, आप करके देखिएगा, जब तीनों नंबर विषम हो, जब तीनों नंबर विषम हो तभी जो है उसमें विषम आएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर सम आ गया तो वो पूरा का पूरा नंबर भी सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 3 5 ले लिया आपने, इनको मल्टीप्लाई किया 15 आया, विषम है, क्लियर है। अब मैं कहता हूँ कि 1 3 5 के जगह कोई एक नंबर आप सम कर दो, यानी 2 कर दो, 2 3 5 कर दो, तो देखो आप क्या होगा, 30 आ गया। अब देखिए ये सम हो गया ना, इसका मतलब क्या है, जहाँ भी एक सम नंबर आया पूरा का पूरा वो नंबर भी सम हो जाएगा, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, विषम होने की शर्त क्या है, सारे जो नंबर उसमें यूज हुए हैं सारे विषम होने चाहिए, ठीक, पहली चीज़। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये होता है, ठीक। सम के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन विषम के केस में ये जरूर होता है कि भाई अगर विषम है तो सारे के सारे उसमें विषम ही होने चाहिए। सम के केस में बस क्या है कि एक नंबर सम हो तो भी काम चल जाएगा, 2 नंबर सम हो तो भी काम चल जाएगा, और तीनों सम हो तो भी काम चल जाएगा, मतलब सम ही आएगा उसका, ठीक। तो अब चलिए हमको जब ये पता चल गया कि वो तीनों नंबर विषम होने चाहिए, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से नंबर विषम हैं। 1, ठीक, 3 5 7 और 9, यानी टोटल जो है हमारे
5 नंबर ऐसे हैं, 5 ऑड नंबर, ठीक है। अब 5 ऑड नंबर हैं, अब ये मिल गए, इनमें से हमको क्या करना है, 3 सिलेक्ट करना है। तो हमको 5 में से 3 सिलेक्ट कर लें, तो उनका अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो हमारे विषम आएंगे। क्लियर है, यही क्वेश्चन है। पहले तो हमको बस मेन हमारा की जो इसमें जब बोलते हैं ना, हर क्वेश्चन का कोई की प्रॉब्लम होता है, तो वो यही था कि हमें ये पता करना कि भाई कितने नंबर ऐसे हैं। तो 5 नंबर ऐसे हैं जिनका अगर उसमें से 3 निकाल के मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो विषम आ जाएंगे। तो 5 में से 3 का तरीका क्या हो जाएगा, 5c3 कर दीजिए, बस हो गया। 5c3 यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ठीक। तो ये क्या हो गया, 5 4 3 2 1, और ये क्या हो गया, 3 है तो 3 2 1 हो गया, है ना। और ये वाला जो क्या हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू 1। अब इसको उड़ा काटा पीटी मचा दी थी, 3 नीचे 5 2 10। तो ये 10 तरीके ऐसे हो गए, ठीक है। 10 ऐसे तरीके हो गए कि भाई ये जो आपके 1 से लेकर 9 नंबर थे, इसमें 10 ऐसे तरीके हैं पॉसिबल, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे 3 जो नंबर मिलेंगे उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमको ऑड नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया। अब अगर इसमें आगे मैं बढ़ा दूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए इस चीज़ की, है ना, कि भाई ये जो 9 नंबर थे 1 से लेके 9 तक, इसमें से अगर 3 का हमने सिलेक्ट कर लिया, भाई कितने तरीके होते हैं ये तो हमने पता कर लिया। अब बोले कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी हमने क्या बताया था दोस्तों कि भाई हमें तरीका पता चल जाए कि कितने तरीके से होते हैं और टोटल कितने तरीके पॉसिबल हैं उन 3 नंबर को सिलेक्ट करने के। तो अब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि भाई टोटल हमारे पास हमने ये निकाल लिया कि भाई 5 नंबर ऐसे थे, ठीक है, 5 नंबर ऐसे थे जिनमें से अगर 3 सिलेक्ट कर दे तो विषम मिले, ठीक है। और टोटल कितने नंबर, 9 नंबर हैं, उनमें से हमको 3 सिलेक्ट करना है, तो ये हमारे कुल केस बन जाएंगे, है ना, कुल संभव तरीका बोल सकते हैं आप। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, पहले तो 5 में से 3 यानी 5c3, ठीक, और नीचे क्या है 9c3, टोटल 9 में से 3, बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आया था 10 आया था। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आएगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो या फिर मैं आपको इन शॉर्ट अगर बता दूं तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 9 माइनस 3, है ना। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6। तो अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, 9 8 7 और 6 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये क्या हो गया, 3 2 1 तो हो गया, और मल्टीप्लाई में 6 5 ऐसे, तो ये 6 5 ऐसे उड़ गया। अब ये 3 दूनी 6 है, अब इसको आप कटापीटी मचा दीजिए, बस 3 त्रिका 9 और तो ये भी, है ना, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 2 चौक 8, तो बस ऐसे कर देंगे, 4 3 12 6 12 बस तो 84। तो ऐसे तरीके में, तो अब इसको आप गोल घटा, है ना, जोड़ घटाना जो भी कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कहने का मतलब। तो ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। कहने का मतलब इसमें आपको ये समझना था कि भाई ये जो 1 से लेकर 9 तक के नंबर थी, पहले तो हमको ये समझना था कि विषम करने के लिए क्या होगा, सारे के सारे विषम नंबर को होना चाहिए, है ना। भाई सारे विषम नंबर में से हम जब विषम नंबर निकालेंगे तो आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम नंबर आएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर आप आगे देख लिए कि भाई ऐसे ऐसे करके करना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्री, ठीक, बेसिक ज्योमेट्री यानी आधारभूत ज्यामिति, आधारभूत ज्यामिति। तो इसका नाम ही दोस्तों आधारभूत ज्यामिति है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, मतलब आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि ये बेसिक है, यानी ये किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बेसिकली इसी से बनेंगे। तो अब जैसे अगर मैं 1 बाय 1 करके इसको समझाते चलूँ, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा, और अगर आपको आते हैं तो बस आप इसको गो थ्रू हो जाइए, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। तो जैसे पहली चीज़ बात करें न्यून कोण की, ठीक। न्यून कोण क्या होते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो जैसे अब मैं आपको अगर साथ साथ बता दूं साथ में, जैसे मान लीजिए मैं 3 लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक, ये अब पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ राइट एंगल, ये आपका हो गया राइट एंगल। राइट एंगल माने 90 डिग्री, ठीक। अब इसी में मैं तीनों बता दूंगा आपको, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और जो भी आते हैं सब। तो ये हो गया आपका राइट एंगल, यानी इसको बोलते हैं हम समकोण, ठीक, समकोण यानी इसको बोलते हैं राइट एंगल, RIGST, ठीक। अब एक्यूट की बात करें यानी न्यून कोण की बात करें, तो न्यून कोण क्या होता है, ये जो 90 है 90 से कम बनेगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये जो आपका एंगल बना है ये लेस देन 90 डिग्री होगा। अब लेस देन 90 डिग्री माने क्या, 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है ना, 89 भी हो सकता है ना। कहने का मतलब बस 90 से कम होना चाहिए।
तो ये हो गया आपका न्यून कोण। और एक होता है अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। अधिक कोण को बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है दोस्तों, ये ऑब्ट्यूस हो गया। अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई जब 90 से कम है तो एक्यूट है, 90 से ज़्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ये है आपका मोर देन 90, ठीक, यानी 91, 100, ठीक है, 120, ऐसे ऐसे करते जाइए। तो ये हो गए आपके ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है, ये बस बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बस मैं इसको गो थ्रू हो जा रहा हूँ ताकि अगर आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन है तो आप तुरंत इसको गो थ्रू हो जाए, तुरंत मार के आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। कभी कभी आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी पूरक कोण, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों ऐसे होते हैं जैसे इनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे ये दो एंगल होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है, ठीक, और एक एंगल ये है, ठीक है। तो ये ऐसे एंगल होंगे जो मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यानी ए प्लस बी करें तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरक है ना, इनको बोलेंगे पूरक कोण। और स्टेटमेंट में ऐसा रहता है कि ए और बी एक दूसरे के पूरक कोण हैं, ऐसा। क्लियर है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल मतलब वो मान लीजिए ब्रीफ में समझाऊँ कि जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया, ठीक, आपका राइट एंगल था ये। क्लियर है, अब राइट एंगल था, अब राइट एंगल में क्या है, अगर आप दो एंगल बना दीजिए, बस कोई भी दो एंगल कहीं भी, अगर मान लीजिए आपने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और ऐसे ऐसे है, तो इसका मतलब ये एंगल है और ये एंगल है। जाहिर सी बात है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप एक्यूट एंगल मिलेगा, मतलब ये एक्यूट बोल रहा हूँ, सॉरी, ये पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब एक कंडीशन ये भी है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं अगर आप उनको जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी 90 से कम होगा, है ना, और ये भी 90 से कम होगा। इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं इनके दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, यानी न्यून कोण होंगे। क्लियर है, अगर दो न्यून कोण होंगे तभी तो आप जोड़ के उसको 90 कर पाओगे, अगर 90 से ज़्यादा जोड़ दोगे तो 90 कहाँ आएगा। क्लियर है, तो ये छोटी सी चीज़ थी कि भाई पूरक कोण जो होते हैं उनको दोनों को जोड़ने पे 90 आता है, और वो दोनों के दोनों जो है एक्यूट एंगल होते हैं, यानी न्यून कोण होते हैं। अब दूसरा आता है समपूरक, ठीक, समपूरक कोण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। उसको क्या बोलते थे, कंप्लीमेंट्री, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ये होता है दोस्तों, जैसे इसमें ए और बी जोड़ने पे 90 आ रहा था, इसमें ए और बी जोड़ने पे 180 आ जाएगा। 180 माने क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मतलब अगर मान लीजिए इसको ओ मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, और ऐसे कहीं सी दिखा दे, ठीक, तो इसका मतलब अगर ये कोई एंगल है, ठीक, यानी ए ओ सी, ठीक, और दूसरा एंगल अगर हम बोले ये मान लीजिए ये कोई एंगल है, ठीक, ओ बी सी, ये है ना, सी ओ बी, तो इसका मतलब अगर इसको एक्स दिखा दे, इसको वाई दिखा दे, या फिर ए दिखा दे और बी दिखा दे, तो यही मैंने लिखा है कि ए और बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक। तो ये हो गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। और एक चीज़ ये बहुत छोटी सी बात है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये जो आपने 180 दिखाया, तो इसको इन जनरल सिंपल सा बोलते थे सरल कोण, ठीक है, सिंपल सा है तो सरल हो गया ना, तो इसको बोलते हैं सरल कोण, ठीक, ये हो गया सरल कोण आपका। अब सरल कोण को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये बेसिक चीज़ें थी कि भाई कौन सा क्या कैसे क्या होते हैं ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब चीज़ें। अब एक होता है जैसे एकांतर कोण आपने सुना होगा, ठीक है, एकांतर कोण सुना होगा आपने, एकांतर कोण सुना होगा और संगत कोण सुना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको ड्रॉ करूं एक लाइन, मान लीजिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक, और एक तिरछी लाइन से इसको काट दिया, ठीक। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए एक एंगल ये हो गया, ठीक है, और एक एंगल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ऐसे चार एंगल बनेंगे इसके। क्लियर है, तो अब अगर इनकी बात करें हम, तो जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, अगर इसको 1 दिखा दूँ, इसको 2 दिखा दूँ, ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 = 2 होगा। क्लियर है, ये होता है कब, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, ठीक है। तो 1 = 2 है, इसका मतलब ये कौन से एंगल हो गए, इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक, एकांतर कोण, ठीक। एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक, अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो
तो ये इसका मतलब ये जो 1 और 2 है ये अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक, अब बात करें संगत कोण की, तो संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण दोस्तों कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए अब मैं चेंज कर दूँ, जैसे ये 1 था, ठीक है, ठीक है, ये आपका 1 था, ये आपका 1 था, है ना, और ये जो है ये वाला एंगल, मतलब अगर ये लाइन आप खींचे इसको, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी अगर 1 और इसको 3 बोल देते चलिए, तो ये 1 और 3 हैं, ये भी जो है इक्वल होंगे। ठीक, तो ये जब इक्वल होंगे तो ये कौन से हो गए? इसको बोलेंगे संगत कोण। ठीक, संगत कोण। अब संगत कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप देख भी पा रहे होंगे कि भाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है ना, तो इसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो आपके हो गए, ये आपके हो गए कुछ प्रॉपर्टीज एंगल के से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जब 1 और 3 बराबर है, 1 और 2 बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 और 3 भी बराबर हो गए। ठीक है, अपोजिट एंगल। तो अब जैसे मान लीजिए इन शॉर्ट में आपको बताऊं, तो अगर मान लीजिए ये लाइन आपने ड्रॉ की और इसको कट कर दिया और दिया है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा? ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्लियर है? फिर ये एंगल जो आपका है और ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक, ये एंगल बराबर है तो ये भी बराबर होगा, है ना, मतलब कहने का मतलब ये जो चारों एंगल हैं आपके 1 2 3 4 ये बराबर ही होंगे। क्लियर है? तो ऐसी बात है। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। ठीक है, आज का टॉपिक तो हो सकता है लंबा चले, बट ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है तो थोड़ा सा समझना जरूरी है दोस्तों। अब अगर ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला। अब 3 भुजाओं वाला है तो भाई 3 भुजाएं बनने की कंडीशन भी तो होंगी। जैसे अब बस आपको यही समझना है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे अपने आप। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बेस है ट्रायंगल का। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 5 मीटर है, ठीक, मैंने इसको 2 मीटर ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो अब आप खुद बताइए कि ये जो अगली साइड में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये ट्रायंगल तो बन गया, तो ये कितनी इसकी वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, मतलब लंबाई। अगर मान लीजिए ये 5 है तो ये 2 है, तो ये 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 से तो बड़ा ही हो। क्यों? क्योंकि अगर 3 हुआ तो भाई ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जैसे 2 और 3। अब बताइए इसको आप इसको उठा पाएंगे क्या? ऐसे नहीं उठा पाएंगे जब तक ये, मतलब अगर मान लीजिए इसको मैं x और y बोल दूं कि भाई अगर ये हमारा x है, ठीक, और ये y है, तो जब तक x प्लस वाई 5 से बड़ा नहीं होगा, 5 को z बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए ना, तो अगर इससे बड़ा नहीं होगा तब तक हमारा ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर आप इसको उठाएंगे और उठा के ज्वाइन करेंगे, है ना, ये देखिए, तो अगर ये 2 हो गया तो इसका डेफिनेटली सी बात है कि भाई ये जो है 3 से बड़ा होना चाहिए। 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, 8 ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, लेकिन 3 से बड़ा लीजिए। क्लियर है ना? 3.1 ले लीजिए आप, हम कहते हैं, बट 3 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ट्रायंगल की पहली कंडीशन क्या हो गई कि भाई 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से ज़्यादा होता है। यानी अगर x y z उसकी 3 भुजाएं हैं तो किन्हीं 2 भुजाओं का योग, मैं कहता हूँ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन z, या फिर x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y, ठीक है, या फिर y प्लस जेड इज ग्रेटर देन x। ठीक है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से ज़्यादा होगा। इसको लिख दूं मैं अगर, या फिर आप डिक्टेट कर रहा हूं तो मैं लिख लीजिए आप कि भाई किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी हो गया। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये जो भुजाएं हैं, इनका जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। क्लियर है? ये भी बात है कि भाई अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि भाई आपका ये ट्रायंगल बन गया, ठीक, ये आपका मान लीजिए मैं बना देता हूँ, ये हो गया 5 3 4, ठीक, ये हो गया आपका। तो पहला तो हमने क्या बताया कि भाई 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, ठीक, सही है, या फिर 3 + 5 इज ग्रेटर देन 4, सही है, या फिर 5 + 4 इज ग्रेटर देन 3, सही है। मतलब ये 3 कंडीशन तो पहले वाले के लिए थी। अब जो दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा क्या बता रहा हूँ कि x - y, ठीक, इसका मॉड ले लीजिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए। अगर मान लीजिए इसका निगेटिव भी आता है कुछ तो भी उसको पॉजिटिव ही लीजिए, वो जो है तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक, यानी क्या बोल रहा हूँ मैं कि 5 - 3 लेस देन 4। देख लेते हैं कि 5 - 3 कितना हुआ, 2 लेस देन 4, सही है, सही है। फिर 5 - 4 इज लेस देन 3, तीसरी भुजा यही बची, तो 1 इज लेस देन 3, ठीक है। मतलब 5 4 3 क्या है, एक भुजा 5 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है, ऐसे ऐसे करके है। क्लियर है?
ये देखिए, एक भुजा 5 थी, एक भुजा 3 थी, एक भुजा 4 थी। तो एक बार मैंने क्या किया, 5 और 3 को घटाया और देखा कि जो हमारी नेक्स्ट भुजा चौथी उससे छोटा है कि नहीं, छोटा है। उसके बाद फिर क्या किया, 5 में से 4 को घटा दिया, फिर देखा जो हमारी बची हुई क्या थी, 3 थी, उससे छोटा है, हाँ छोटा है। अब अगला क्या बचा, 4 और 3 बचा, ठीक। अब इसको देखेंगे कि 5 से छोटा है कि नहीं, तो है क्या, 1 और 5, बिल्कुल है। इसका मतलब ये कंडीशन भी जो अब मैंने आपको बताई कि दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होगा, ठीक। ये हो गई, तो दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा पेज ऐड कर देता हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो बेसिक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मतलब एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे क्वेश्चन में तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्लियर है। तो अब जैसे अगले प्रॉपर्टी की बात करें, तो अब अगले प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जैसे तीसरी प्रॉपर्टी कि जो आपके ट्रायंगल हैं इनका जो एंगल है, मान लीजिए है ना, ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी, तो ये जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। क्लियर है, ये होगा। ये बहुत बेसिक्स है, ये आपको पता है, बस मैं जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूँ कि भाई इनके जो भुजाओं का योग है वो 180 होगा। क्लियर है। अब देखिए आते हैं इसके प्रॉपर्टी पे कि भाई अपने को ये चीज़ें तो पता चल गई। अब ट्रायंगल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। मैं आपको अगर एक टेबल बना दूं, टेबल से थोड़ा सा समझ में आता है, आसानी रहती है। तो जैसे मान लीजिए मैं 4 टेबल बना देता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ समबाहु की, ठीक। समबाहु को बोलते हैं इक्विलैटरल, ठीक। अगर आप उसके टर्म से जाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कह क्या रहा है। समबाहु माने, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। तो अब किसकी भुजा की बात करें, ये सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ठीक। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। और अगर एंगल ए बी सी है, ठीक, तो इसका एंगल भी बराबर होगा, a बराबर b बराबर c, ठीक। अब चूंकि a बराबर b बराबर c है और हमने क्या पढ़ा कि a प्लस बी प्लस सी जो है 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके जो एंगल है ना, a बराबर b बराबर c हैं, ये जो है 60 के बराबर रहेंगे। क्लियर है। तो ये आपका हो गया एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, यानी कि समबाहु त्रिभुज की अगर बात करूं तो इसके जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर रहेंगी, तीनों कोण बराबर रहेंगे और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। क्लियर है, 60 डिग्री का। तो ये हो गई समबाहु की बात। अब बात करते हैं समद्विबाहु की, ठीक है। तो समद्विबाहु, अब देखिए नाम से ही पता चल गया, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसको बोलते हैं आइसोसिलीज ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसिलीज ट्रायंगल, ठीक। ये हो गया। अब इसमें क्लियर सी बात है भाई, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी मैं ऐसे क्लियर कट ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये हो गया। अगर ये x है तो ये भी x रहेगा और ये कुछ भी ले लीजिए, x y z कुछ भी है ना, मान लीजिए z ले लीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसे प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि x अगर ये है तो इसका सामने का एंगल कुछ होगा, x अगर ये है तो इसके भी सामने का एंगल कुछ होगा। तो अगर ये एंगल a है तो ये भी एंगल a होगा, मतलब ये एंगल आपस में बराबर रहेंगे। क्लियर है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि भाई अगर x सेम है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के जो सामने के कोण हैं वो बराबर होते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं विषमबाहु की। विषमबाहु क्या है, कुछ है ही नहीं। विषमबाहु माने कुछ इसमें कोई भुजा उजा बराबर नहीं है, ठीक है, उसका नाम ही विषमबाहु, यानी कोई भी बराबर नहीं है। आड़ा तिरछा आप कुछ भी बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, देखिए कोई कुछ बराबर है ही नहीं, है ना। तो x डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू जेड, इसका मतलब एंगल a डज नॉट इक्वल टू एंगल b डज नॉट इक्वल टू एंगल c, है ना, ऐसे अगर a b c बोल दें हम, ठीक। अब एक आता है थोड़ा सा स्पेशल केस आता है, वो होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, राइट एंगल। विषमबाहु को क्या बोलेंगे, विषमबाहु को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। विषमबाहु हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल। अब यहाँ पे राइट एंगल की बात करें अगर, तो बस सिंपल सी बात है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। हमने समकोण क्या पता था कि भाई ऐसे 90 डिग्री होगा, तो एक कोण 90 डिग्री बना दीजिए, बाकी त्रिभुज जैसा बनता है बना दीजिए। तो ये हो गया आपका, ये 90 डिग्री होगा, बस यही होता है आपका समकोण त्रिभुज। क्लियर है। तो ये आपकी हो गई कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना, कि भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, और
अब न्यून कोण त्रिभुज का अगर मैं बताऊं तो उसके सारे कोण न्यून कोण होंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके कई सारे इसके आप अलग से अपने तरीके से भी उसके क्या बोलते हैं प्रकार डिफाइन कर सकते हैं भाई न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। बाकी हमने आपको बताया कि समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, है ना, और समकोण त्रिभुज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें हैं कि जैसे बात करें त्रिभुजों की सर्वांग समता की, दो चीज़ें होती हैं दोस्तों अगर किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक, तो इसमें एक तो होगा सर्वांग समता, ठीक, सर्वांग समता, और एक होगा समरूपता, ठीक, समरूपता। तो समरूपता और सर्वांग समता में अंतर क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। सर्वांग समता कुछ नहीं है, सर्वांग समता मतलब क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल हैं, एक ये, ठीक, तो अगर आप इसको जो है उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो वो पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा, ठीक है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि दो ट्रायंगल है कि एक ट्रायंगल है। ये होता है सर्वांग सम, ठीक है, ये होता है सर्वांग सम, यानी अगर इसकी कोई साइड है एक्स वाई जेड तो इसकी भी साइड एक्स वाई जेड ही होगी, ठीक है, इसका कोई एंगल है तो इसका भी एंगल वही होगा। क्लियर है, ये चीज़ होती है सर्वांग सम। अब समरूप क्या होता है, अब आपको मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि समरूप की क्या होती है एक्चुअली। अब जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने ये बड़ा सा ड्रॉ किया, ठीक, और एक ट्रायंगल मैंने ये पिद्दी से ड्रॉ कर दिया, चलिए ये, ठीक, ये छोटा सा ड्रॉ कर दिया। तो अब आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि भाई जो रेशियो, अगर मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो अगर मैं कहता हूँ ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 15। समझ गए आप कि भाई जो रिलेशन 10 का 5 से है वही रिलेशन 20 का 10 से है, वही रिलेशन 30 का 15 से है, ठीक है। और वही चीज़ एंगल का भी है कि अगर ये एंगल कुछ है और ये भी कुछ है, तो जैसे मान लीजिए मैं अब इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, या मतलब मुझे पता नहीं, मैं रैंडम वैल्यू लेके बता रहा हूँ आपको कि वास्तव में क्या है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊँ कि अगर ये 30 है, ठीक, ये 60 है और ये 90 है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 90 होगा। क्लियर है, मतलब एंगल तो उसके सेम हो गए लेकिन भुजाओं का रेशियो देखिए अलग अलग है कि भाई 10 से 5 हो गया, 20 से 10 हो गया, 30 से 15 हो गया। क्लियर है, तो इसको बोलेंगे समरूप। नाम से ही पता चल रहा है समरूप, यानी देखने में एक जैसे समान रूप वाले, ठीक है। इनको बोलते हैं इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल, ठीक, सिमिलर ट्रायंगल। और कनगरेंट को क्या मतलब ये सर्वांग सम को क्या बोलेंगे, कनगरेंट, ठीक है, कनगरेंट। कनगरेंट यानी अब उसको एक दूसरे के ऊपर आप रख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका एक ट्रायंगल है कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, कनगरेंसी इसको बोलते हैं। तो ये तो होगा आपका बेसिक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी एटसेट्रा। क्लियर है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये बस अब आपको कुछ करना नहीं रहेगा, बस आपको स्टेटमेंट में दे दिया रहेगा। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल से तरीकों में बता दिया कि भाई सर्वांग सम में क्या है, भुजा भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। समरूप में क्या है, भाई एंगल तो इक्वल रहेगा, भुजा में जो है आपस में इनके कुछ रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आगे अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे अभी मैंने ट्रायंगल की बात की, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं, कुछ चीज़ें हैं, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ कुछ प्रमेय की, तो जैसे मान लीजिए बस एक एक करके आएंगे, टॉपिक पिक करेंगे। तो अगर कुछ प्रमेय की बात करें तो आप जानते होंगे कि भाई अगर ये ट्रायंगल है, ठीक, ऐसे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। क्लियर है, अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, इसके बीचों बीच और बीचों बीच ये, या फिर हम कहते हैं कोई भी कहीं भी पॉइंट हो, बस कंडीशन क्या होगी कि अगर आपका ये ABC ट्रायंगल है और ये DE हो गया और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक, ये, तो अगर DE पैरेलल टू BC है, क्लियर, क्या मतलब ये कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है दोस्तों। क्लियर है, ये पैरेलल का सिंबल है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए 100 मीटर का था और ये 30 ही है, ठीक, और अगर ये 50 मीटर का था तो ये कितना होगा, बस यही बात है, यही बताने के लिए मैं किया हूँ। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 में 30 था तो 50 में 15, यही है कहने का मतलब। क्या, अगर मैं आपको अब देखिए मैथमेटिक्स में लिख दूँ तो बस अब आपको समझना है, बाकी आप मैथमेटिक्स में कैसे भी लिखें। तो 100 माने AB, तो AB बटे AD, ठीक, यानी पूरा का पूरा आप समझ पा रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, AB बटे AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इक्वल टू आप बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका AC बटे AE, ठीक, AE यानी ये जो आपका AC था, यानी अगर मैं कलम चेंज करूं, ठीक है, ये आपका AC हो गया और AE हो गया ये, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ये आपका एक रिलेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। और याद करने की जरूरत भी नहीं, आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर, ये बात है। तो अब आगे अगर बढ़ें, और इसमें अब आगे एक चीज़ ये भी कर सकते हैं आप कि भाई ले दे के क्या है, साइड का रेशियो है, तो अब AB अपॉन AD करें या फिर AB अपॉन BD कर दें, और इसको जो है AE अपॉन EC कर दें, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या, इसको और इसको रेशियो ले लिया, फिर इसको और इसको रेशियो ले लिया। क्लियर। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका प्रॉपर्टी है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों, बस आप ड्रॉ करके आप करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब एक आपने वेल चर्चित बहुत अच्छे आदमी को जानते होंगे, पाइथागोरस। ये लोग हमारी समस्या बढ़ा दिया कि कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं याद करने के लिए कर दी है ना। अब इनका क्या था काम, पाइथागोरस। आप समझे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ये पहली चीज़ तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये थ्योरम केवल और केवल हम अक्सर भूल जाते हैं, आप में से बहुत सारे दोस्त लोग गलती करते हैं। मैं इसको इसीलिए टॉपिक को उठाया हूँ कि भाई जो गलतियाँ आप करते हैं वो समझ में आए। पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल दोस्तों समकोण त्रिभुज के लिए लगती है, केवल। क्लियर। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर केस की एक लिमिटेशन होती है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि भाई वो ट्रायंगल समकोण होना चाहिए। समकोण होगा तभी आप पाइथागोरस के बारे में सोचोगे, नहीं तो नहीं सोचोगे। क्लियर है, पहली चीज। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका विकर्ण, ठीक ठीक। ये क्या हो गया आपका आधार, ठीक। और ये क्या हो गया आपका लंब, ठीक। तो अब अगर इसको इंग्लिश में बोलूँ तो ये होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये हो गया आपका बेस, ठीक है। और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब मैं अगर बात करूँ एक्स वाई जेड के टर्म में, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका है थ्योरम, ठीक। आपको ध्यान का रखना है कि ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लगता है। क्लियर। तो इसलिए आप जो है गलती से भी पता चला ऐसे ट्रायंगल दिया है, कुछ उल्टा पुल्टा ऐसे कुछ बन गया, अब इसमें आप लगा दिए पाइथागोरस, एक्स वाई जेड लगा के बढ़िया एकदम खुश हो गए ना, बिल्कुल नहीं। आपका लगेगा तो केवल और केवल इस केस में लगेगा जब ये राइट एंगल रहेगा, मतलब समकोण त्रिभुज रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका एक चीज। अब अगर बात करें, अब ये तो हमारे ट्रायंगल का मोटा मोटी सारी चीज़ें हो गई। हमने सर्वांग समता देख ली, समरूपता देख ली, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली, अलग अलग उसके तरीके देख लिए कि भाई एक में तीनों भुजाएं बराबर है ना, समबाहु समद्विबाहु राइट एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एक्यूट, ये सब चीज़ें है ना। और कुछ कुछ उसके थ्योरम देखे, प्रमेय देखे हमने, है ना। तो ये जो चीज़ें थी ये हमने देख ली। अच्छा एक चीज़ ये मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो मैंने आपको ये बताया, ये जो आपको ये डिस्कस किया मैंने, ये जो चीज़ें प्रॉपर्टी बताई, तो ये इसको एक थ्योरम बोलते हैं। इस थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम। क्या नाम है इसका, मैं लिख देता हूं, इसका नाम है थेल्स प्रमेय कह लीजिए, है ना, थेल्स प्रमेय। तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने आपको दो प्रमेय बताई, एक थेल्स प्रमेय यानी कि अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनका क्या क्या रिलेशन होता है भुजाओं में, ये। और दूसरा पाइथागोरस, पाइथागोरस के लिए मैंने आपको लिमिटेशन बताई कि समकोण होना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं चतुर्भुज पे आते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक करके हम कवर करते जा रहे हैं। अब चतुर्भुज पे आते हैं। तो अब चतुर्भुज की बात करें तो अब चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये नाम ही ऐसा। रेक्टेंगल स्क्वायर सब जानते हो आप, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर भी तो क्या है, चतुर्भुज ही तो है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे उसको ट्रायंगल बोलते थे वैसे इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका चतुर्भुज। अब चतुर्भुज माने क्या, चार भुजाओं वाला, बस बना दिए चार भुजाओं वाले। क्लियर। अब इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। अब क्या तरीके होते हैं भाई, देख लेते हैं क्या तरीके होते हैं। अब इसका पहली चीज़ तो एक उसमें क्या था जो हमने पढ़ा था ट्रायंगल में, कि भाई सारे इंटरनल एंगल का सम है। अगर सम से दिखाऊं, अगर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, तो जो सारे एंगल हैं उसका सम कितना होता था, 180। क्लियर। अब अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें जो सम दिखाऊं सारे इंटरनल एंगल का, ए माने एंगल, तो ये होते हैं 360, ठीक। ये हो गया आपका रेक्टेंगल मतलब वो ट्रायंगल का, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का, ठीक।
मतलब कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसके सभी भुजाओं का जो ये अंतर कोण है, जो अंतर के, यानी ये इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वेरिएशन क्या क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं कि चतुर्भुज के प्रकार। तो इसमें तो पहला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। मैं लिख देता हूँ समलंब। ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज की अगर बात करें तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, इसके जो दो साइड हैं, यानी ये जो डार्क डार्क मैं कर रहा हूँ, एक ये और एक ये दोनों आपस में तो पैरेलल होंगी। ठीक, पैरेलल हो गई। लेकिन जो कनेक्टिंग साइड है ये किसी भी एंगल पे हो सकती हैं, राइट एंगल हो, खींच दी हो, कुछ हो गया हो, है ना। तो इसका कंडीशन ये होता है कि भाई दो परस्पर भुजाएं अगर समांतर हैं और उसको दो अलग अलग भुजाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो उससे जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। क्लियर है। तो इसका कंडीशन क्या है, अगर मैं ABCD बना दूं, ABCD, तो इसका मतलब AB पैरेलल टू CD, ये हो गया आपका कंडीशन समलंब चतुर्भुज का बेसिक सा। ठीक है। अब अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं जैसे ट्रेपेजॉइड, जो आप इंग्लिश मीडियम के छात्रों को जानते होंगे कि ट्रेपेजॉइडल शेप होता है ना, समलंब चतुर्भुज का जो ट्रेपेजॉइड बोलते हैं इसको, ट्रेपेजॉइडल शेप यानी ट्रेपेजॉइड। ठीक, और समांतर को क्या बोलते हैं, समांतर को बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अगर बात करें, समांतर चतुर्भुज की बात करें तो क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं समांतर होती हैं, यानी अगर ये और ये इक्वल हो गई समांतर, और अगर एक मैंने ये ड्रॉ किया और एक ये ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये जो भुजाएं हैं आपस में समांतर हैं। तो अगर ABCD की बात करें तो अब एक चीज़ आप ये समझिए कि पहली चीज़ तो क्या हो गई कि AB समांतर CD हो गया, दूसरी चीज़ क्या हो गई, AD समांतर BC हो गया। ठीक है, मतलब ये आपस में तो समांतर हो गई। अब एक चीज़ ये कि भाई जब समांतर आपस में कट करते हैं तो जो भुजाएं हैं ना ये भी बराबर हो जाएंगी, यानी अगर बात करूं तो AD जो है वो बराबर हो जाएगा BC के, यानी अगर मैं हाइलाइटर से बात करूं तो AD BC बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। और DC और AB ये भी बराबर हो जाएंगे, मतलब AB और DC ये भी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। क्लियर है। मतलब ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी कि भाई जब अगर इक्वल पैरेलल कट कर रहे हैं तो आपका ये हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब इसमें एंगल की बात करेंगे तो एंगल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई, जो एंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे ड्रॉ करके बताई थी वो सब इसमें लगेगा, क्योंकि भाई जहाँ समांतर लाइन आई तो आपकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप आती जाएंगी। यानी अगर बात करें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्लियर है। कैसे, क्योंकि ये इक्वल है तो ये इक्वल है, ये इक्वल है तो फिर ये इक्वल होएगा ही होएगा। क्लियर, यानी सम्मुख कोण बराबर होंगे, और ये जो है ये और ये भी बराबर होंगे। क्लियर है। कलर चेंज कर देता हूँ, यानी 1 सेकेंड, ठीक है, ये ब्लू से कर दिया मैं, ब्लू वाले भी बराबर होंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ें हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये तरीके हैं, ये आप छोटी छोटी चीज़ें याद कीजिए, है ना। अब एक चीज़ आप ये समझिए, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूँ तो आपका जैसे ये मैंने क्या बताया आपको कि भाई एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, है ना। अब एक चीज़ आप मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर इसको मैं 1 से दिखाऊँ, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये क्या होगा, ये भी तो 1 होगा। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप, ये भी 1 होगा, और ये जो 2 है ना, तो अगर 1 + 2 करें एंगल को तो ये 180 डिग्री आएगा। आप देख पा रहे होंगे 180 डिग्री आएगा। कैसे, क्योंकि भाई ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे 1 + 2 माने ये, तो ये 1 + 2 क्या, एक सीधी लाइन ही तो है पूरी। तो इसका मतलब इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो एक सरल रेखा यानी 180 डिग्री प्राप्त होगी। उसी तरीके से अगर इसको 3 दिखा दें, इसको 4 दिखा दें, तो अगर आप 3 + 4 भी करेंगे एंगल को तो ये भी 180 डिग्री आएगा। क्लियर, ये बेसिक सा एक अप्रोच हो गया, ये चीज़ें थी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो छोटी छोटी चीज़ें अब आप फटाफट आप मास्टर कर जाओगे फटाफट से। अब अगर बात करें आयत की, आयत माने रेक्टेंगल, जो आप जानते हो। तो रेक्टेंगल क्या होता है, कुछ नहीं भाई,
पैरेलल होंगी लेकिन परपेंडिकुलर होंगी आपस में, बस ये मतलब ये और ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं। ठीक, अगर ए बी सी डी में दिखा दूँ तो बस इसमें एक कंडीशन ये होती है अलग से कि भाई ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होंगे। ठीक ठीक, ये बात है। तो अब इसमें कुछ बताने का विशेष है नहीं। अब इसमें जैसे क्या होता है कि भाई अगर ये हैं तो इनके जो स्क्वायर हैं मतलब विकर्ण, ये और ये भी आपस में 90 डिग्री पे कट करेंगे। क्लियर? नहीं 90 नहीं होता, इसमें 90 नहीं होता दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। मतलब ये विकर्ण है, इसका भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन आ जा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आयत में जो विकर्णों का क्या बोलते हैं एंगल कट करता है ना, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि किन ज्यामिति में विकर्णों का जो वो है प्रतिच्छेदन 90 डिग्री पे होता है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना कि आयत का नहीं होता है। ठीक है, आयत का बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप देखिए आप चीज़ों को फील करेंगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक आयत बनाता हूँ भाई, अगर उन्होंने जनरल कंडीशन दे दी, अगर एक आयत ये है, ठीक है, और एक आयत ये है, ठीक, और एक आयत ये है, ये देखिए चपटा सा, ये भी तो आयत ही है। तो अब आप खुद बताइए कि भाई इसका जो विकर्ण है यानी ये जो एंगल बना और इसका जो विकर्ण है यानी ये जो एंगल बना, अंतर आ गया कि नहीं? भाई ये और चपटा हो गया है ना, इसकी थिकनेस और कम हो गई, इसका मतलब ये और फ्लैट होगा, इसका मतलब ये जो एंगल है ये और ज़्यादा बड़ा होगा। और जैसे जैसे उठाते जाएंगे, जैसे इस केस की बात करें, अब जैसे कि ये देखिए, ये भी तो एंगल बना, ये देखिए है ना विकर्ण में, तो ये एंगल इससे अलग है, ये एंगल इससे अलग है। तो कहने का मतलब आपको ये ध्यान देना है कि विकर्णों का जो एंगल है वो जो है बिल्कुल इक्वल नहीं, मतलब वो आप उसमें कोई रिलेशन नहीं, आप कह नहीं सकते कि 90 होगा कि नहीं होगा, उसका जो मन करेगा वो होगा, है ना, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात हो गई। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। ठीक, स्क्वायर ये आप सब जानते होंगे। अब इसमें अगर बात करें तो भाई चूंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक, अगर ए ए ए ए कर दिया तो चारों भुजाएं बराबर है। जब चारों भुजाएं बराबर है तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई चौथा पॉसिबल केस नहीं है, तो ये जो है 90 डिग्री होंगे। ठीक है, इनके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक, तो ये आपकी कंडीशन हो गई। अब अगली बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस, इसको बोलते हैं रोम्बस। तो समचतुर्भुज यानी कहाँ के चतुर्भुज? हाँ, रोम्बस। ठीक, अब रोम्बस की अगर बात करें तो ये होते स्क्वायर ही हैं, बट ये इसका जो, अब इसमें क्या है, साइड भी देखिए 90 डिग्री थी, है ना, ये जो सारे साइड 90 डिग्री थे, और ये तो खैर 90 डिग्री होएगा इसका विकर्ण। रोम्बस में क्या होता है, साइड 90 डिग्री नहीं होती है, ये ऐसे होंगे। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। कहने का मतलब रहेंगे सब ए ही, अगर 5-5 मीटर है तो 5-5 मीटर रहेंगे, लेकिन कोई भी जो है किसी का वो नहीं रहेगा, है ना, मतलब किसी का कोई परपेंडिकुलर वगैरह हिसाब किताब नहीं है। तो अब इस केस में अगर बात करें, अगर डायगोनल ड्रॉ करें हम, ठीक, मान लीजिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये, और इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। ठीक, तो कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो, इसमें जो है 90 डिग्री होता है। ठीक, तो मतलब रोम्बस के केस में भी जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल की बात करें अगर विकर्ण की, ठीक है, तो ये क्या करेंगे 90 डिग्री पे अपना कट करेंगे। ठीक है, 90 एंगल, ठीक, 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी हैं। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अब बात ये ध्यान देते जाइए भाई, अगर ये ए है ये तो अपने आप ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो ही रहा है, बस हमको जो मेन चीज़ रिमेंबर करने वाली है वो ये है कि भाई डायगोनल कट करते हैं कि नहीं, क्या चक्कर है, क्या हिसाब किताब है ना, ये बात है। अब बात करते हैं वृत्त की। हमने क्या कवर कर लिया? ट्रायंगल कवर कर लिया। हमने क्या कवर कर लिया? ये क्या नाम से चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे वृत्त की। वृत्त यानी सर्किल। ठीक, अब अगर सर्किल की बात करें, सर्किल अगर हमारा कंप्लीट हो जाए तो बस हमारा जो है पूरा का पूरा ये जो ज्यामिति है, बेसिक ज्योमेट्री में हमारा क्या होता है, आप अगर पढ़े होंगे 10th लेवल तक में, या फिर आप बेसिक अगर अपना दिमाग भी लगाएं तो बेसिक जो आधार होता है किसी भी संरचना का, या तो ट्रायंगल रहेगा या फिर रेक्टेंगल रहेगा या फिर सर्किल रहेगा। अब उसको कॉम्प्लिकेट करना होगा तो पेंटागन कर देंगे ना, 5 पंचभुजी, छठभुजी, 6 भुजी, 8, है ना, लेकिन बेसिक जो देखा जाए तो ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल। तो अब अगर सर्किल की बात करें, सर्किल को बोलते हैं वृत्त। वृत्त यानी सर्किल, सर्किल यानी वृत्त, बस इसी में घूमते रहना है। अब ये क्या होता है, अब इसमें जैसे मैं आपको बात करूं, बस एक बड़ा सा सर्किल बनाऊंगा और उसी में मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ नए पेज पे, मान लीजिए मैं बड़ा सा सर्किल ड्रॉ करता हूँ। ठीक,
ये हो गया बड़ा सा सर्किल। अब ये सर्किल ड्रॉ हो गया। अब इसका जो है थोड़ा सा सर्किल अंडा जैसा बन गया, बट समझ लीजिए आप ये सर्किल है ना। ये मान लीजिए इसका ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक, पहली चीज़ ये हो गया केंद्र। ये आपका जो यहाँ तक जो इसका ये होता है आपका पेरीफेरी है ना, मतलब परिमाप बोल सकते हैं इसका। और ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ ये होती है त्रिज्या। ठीक, इंग्लिश में लिखते जा रहा हूँ मैं, रेडियस और ये सेंटर। ठीक, रेडियस और सेंटर हो गया आपका। ठीक है, अब अगर बात करें जीवा की, एक होता है जीवा। जीवा क्या होता है? जीवा को बोलते हैं कॉर्ड। तो वृत्त पे कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। ठीक, इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया तो ये होता है अपना जीवा। ठीक, जीवा माने कॉर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। क्लियर है? तो अब ये हो गया। अब कभी कभी स्टेटमेंट आता है कि, चलिए पहले अगला टर्म बताता हूँ मैं आपको। जीवा आपने देख लिया। अब व्यास एक होता है। व्यास क्या होता है? जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या बना दिया, अगर इन दो अपोजिट, मतलब जीवा क्या था कि भाई दो बिंदु लिए ज्वाइन कर दिए, वो तो जीवा हो गई। व्यास क्या होता है? वो भी दो बिंदु होते हैं, उनको ज्वाइन करना होता है, बस कंडीशन क्या होती है कि वो पॉइंट जो है वो आपका सेंटर से पास होना चाहिए। देखिए सेंटर ये है, केंद्र यहाँ से पास होगा, तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ना, ये इसको बोलते हैं व्यास। व्यास को क्या बोलेंगे? डायमीटर, एकदम बेसिक सा डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यास। अब स्टेटमेंट आपका कभी कभी ये देता है कि भाई जीवा है और व्यास है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो मैं लिख देता हूँ कि व्यास क्या होता है? किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक, सबसे बड़ी जीवा, मतलब अगर आपसे ये बोल दिया कि भाई क्या है कैसे है, तो आप बस ये देख लीजिए कि भाई सबसे बड़ी जो जीवा होगी, यानी ये जो जीवा है, अगर मैं हाईलाइट करूँ इसको, ये जो जीवा है आपकी, अगर ये ऊपर खिसकती जाएगी है ना, ऊपर खिसकती जाएगी तो बड़ी होती जाएगी, तो जहाँ व्यास पे पहुँचेगी ऐसे सबसे बड़ी बन जाएगी, उसके बाद फिर ऊपर जाएगी, फिर छोटी होती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जीवा व्यास, है ना। अब बात करते हैं, एक टर्म आता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो जैसे जीवा हमने बात किया ना, ये जो जीवा हमने देखा, तो जीवा को जो डिवाइड करता है सर्किल को, मतलब जीवा ने डिवाइड किया, एक ये पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और दूसरा ये जो बड़ा वाला पार्ट आपका है ये, ठीक है, ये मैं इसे में बस ड्रॉ करते जाऊँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, है ना, ये जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं, यानी एक ये पोर्शन हो गया और एक जो ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है ना, पूरा का पूरा, ये जो पूरा अगर मैं शेड कर दूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये है ना, तो ये जो है, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। भाई वृत्त का खंड है ये हो गया आपका वृत्तखंड। क्लियर है? तो वृत्तखंड को बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेगमेंट। भाई खंड है तो ये सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट। अब एक होता है वृत्तखंड, एक होता है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड में आपको बताता हूँ क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी ये सेंटर ये था, है ना, ये सेंटर था। अब कोई अगर ये आपने मान लीजिए त्रिज्या ड्रॉ की, एक त्रिज्या ये कर दी ड्रॉ और एक त्रिज्या ये कर दी ड्रॉ आपने, ठीक है, ये दो त्रिज्या हो गई। तो अब ये जो आपका ये वाला एरिया है जो मैं देख रहा हूँ ना, हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए ये जो आपका एरिया है, ये जो ट्रायंगल टाइप में बन रहा है त्रिज्य में, है ना, ये पूरा ये होता है आपका त्रिज्यखंड। ठीक, मतलब एक कह सकते हैं लघु त्रिज्यखंड और एक वृद्ध त्रिज्यखंड। मतलब ये जो बड़ा वाला है ये भी तो त्रिज्यखंड ही है। ये जो मैं आपको पूरा ड्रॉ कर दूँ अगर, है ना, ये जो आपका ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये है आपका बड़ा वाला त्रिज्यखंड और जो नीचे वाला वो छोटा वाला त्रिज्यखंड है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड आपका हो गया। तो अगर अब इसको मैं लिख दूँ तो चलिए त्रिज्यखंड, ठीक, त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड को क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर, ठीक, यानी त्रिज्यखंड। ठीक, ये हो गया आपका। तो ये बेसिक चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब इसमें कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप नोट डाउन करते जाइए, जो आपके काम की चीज़ें हो आप नोट डाउन करते जाइए कि भाई अगर मुझे कोई सर्किल है, ठीक, उस पर कोई जीवा दे दिया, ठीक, अब अगर यहाँ पे सेंटर है तो अगर सेंटर से जीवा के बीचों बीच के पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, पहली चीज़ ये होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर ये सर्किल है, ये सेंटर है इसका, ठीक है, या फिर अब मान लीजिए कोई एक जीवा है, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। तो
अगर कोई जीवा इस पे कुछ एंगल बनाती है, ठीक, ऐसे मान लीजिए 100 डिग्री बनाती है, ठीक, तो वही जीवा उसके पेरीमीटर पे, ठीक है, परिमाप पे, परिधि पे, है ना, इसको परिधि बोलते हैं, परिधि, इस पे क्या बनाएगी, आधा यानी 50 डिग्री बनाएगी। अब 50 डिग्री जरूरी नहीं है, अब जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर ये पॉइंट यहाँ हो तो ये पॉइंट यहाँ हो 50, जरूरी नहीं है। आप 50 ऐसे भी कर सकते हो, ये आप करोगे ना तो ये भी आपका 50 ही बनेगा, ये जो आपका ये 50 ही बनेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे कलम से बनाऊँ तो अगर आप ये करते हो ना ये, तो ये भी आपका 50 ही बनेगा। बस ले देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। अब आप घुमा दो कहीं भी 50 ही घूमता रहेगा, ठीक है। कब, जब ये 100 है बीच में, ठीक है, ये बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई, है ना। अब इसी तरीके की चीज़ें हैं। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन पे आएंगे तो अपने आप क्लियर कट हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको ये क्या बताया, OAB है और अगर ये C है ना, और मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि भाई अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे यानी AC = BC हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, बस ये आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से आप समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन भी बहुत इसके बेसिक से आते हैं। अब जैसे मान लीजिए बात करें क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ तो जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऐसे करके खींच दिया, ये कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब लाइन जो ड्रॉ हुई है, अब इसका मैं अगर दे दूँ, ये एंगल दे दिया 45 डिग्री, ठीक, और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक। अब आपसे बोला क्या है, आपसे बोला कि बताइए भाई ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब कैसे करेंगे, दिमाग तो घूम गया। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, आपको ये पता चलेगा कि भाई ये लाइन पैरेलल दी हुई है, ये 45 दिया, ये 60 दिया, यहाँ थीटा पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना। जहाँ से इसने घुमाया है ना, बस वहीं से आप भी इसको लाइन कट कर दीजिए, एक पैरेलल ऐसे, ये आपने कट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, अब आप ये देखेंगे भाई ये 45 था और चूंकि ये और ये भी पैरेलल है, तो अगर ये 45 है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो ये एंगल है, यानी अगर छोटे वाली की बात करूँ, है ना, ये वाली, तो ये भी 45 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद जो बचा हुआ एंगल है ये, भाई चूँकि ये 45 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 था टोटल और 45 ही हो गया, मतलब 15 डिग्री हो गया। तो जब ये 15 डिग्री हो गया, है ना, अब मैं बात करूँ अगर ये 15 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी से आप देख पा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 15 डिग्री हो गया। बस सिंपल से इतना सा था, आपका आंसर आ गया 15 डिग्री। क्लियर है। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब बहुत बेसिक सा रहता है दोस्तों। आपसे बहुत ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, बट आपको हाँ ये पता होना चाहिए कि भाई अगर ये एंगल इतना है तो ये इतना कितना होगा, है ना। फिर अगर आपको पता चल गया कि भाई ये इतना है तो फिर ये कितना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ आपको ध्यान नहीं आ रहा कि एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, कुछ, है ना, बट आपको इतना तो पता चल रहा है ना भाई। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई अगर आपको ये पता चल जाए कि ये है और ये है, तो आप विजुअल करके देख लेंगे भाई ये इक्वल होंगे। अब इसको एकांतर बोलते हैं, संगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ना, उससे आपको नहीं जाना है। आपको 4 ऑप्शन दिया, 15, 16, 20, 25, 30, आप 15 मार के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आगे बढ़े, अगर आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ऐसे रैंडम ले लेता हूँ एक क्वेश्चन और। अब जैसे ले लिया, मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया एक ऐसे डब्लू बना देता हूँ। आप एक मूवी देखे होंगे, कौन सी मूवी थी, है ना, एक बड़े डब्लू के नीचे पैसा रहता है, क्या क्या करके तो था उसमें, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक बड़ा डब्लू बना दिया, ठीक। अब बड़ा डब्लू बना दिया, यही डब्लू है, ऐसे ही बना था, उसमें पेड़ भी था खजूर वजूर का, मुझे मूवी का ध्यान नहीं है, धमाल उमाल क्या नाम था ना। तो चलिए ठीक है, अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई ये चीज़ें हैं। अब हमको दे दिया एंगल, हमको एंगल कौन कौन सा दे दिया, ये दे दिया, इसको दे दिया 60 डिग्री, ठीक। और ये मान लीजिए हम दे देते हैं, ये भी 60 डिग्री दे देते हैं, ठीक है। अब आपसे घुमा धुमा के पूछेगा भाई डब्लू का जो एंगल है वो बताओ, मतलब ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब कैसे करेंगे, अब बताइए कैसे करेंगे। भाई आपको ये पता चल गया कि भाई ये और ये पैरेलल है, ठीक, और ये और मतलब माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब आप दिमाग लगाते रहिए अपना कि कैसे कैसे करेंगे, कि भाई आपको बस ये ज्योमेट्री दी, अब मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। तो भाई आपको पता चल गया कि ये और ये तो पैरेलल है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये और ये भी देखिए पैरेलल है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि
अगर ये 60 डिग्री है ना, ये जो आपका 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। और कलम चेंज करूँ, ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर। अब एक चीज़ आप ये समझ पा रहे होंगे, आपको अलग अलग अप्रोच होती है, कोई भी दोस्त कैसे भी कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, भाई हमको क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए दिख रहा है आपको ट्रायंगल। अब आपको क्या पता चल गया कि भाई ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। तो अगर हमको तीसरा एंगल पता चल जाए, ये वाला है, अगर ये हमको पता चल गया तो हमारा तो काम हो गया भाई साहब, ठीक है। अब देखिए हमने क्या, अगर मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, उसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये ऐसा था। अब अगर मैं इसको जूम कर दिया, मैंने भाई बोल दिया कि ये जो है x है, ठीक। तो हम इस जो छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अंदर वाले, तो हमको क्या पता, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो x + 60 + 60 = 180 होगा, ठीक है भाई। तीनों एंगल यही है हमारे, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 60, मतलब ये x भी 60 हो गया। क्लियर, ये 60 हो गया आपका। क्लियर, ये जो है आपका 60 हो गया। अब एक चीज़ आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। अब आपको जब पता चल गया कि भाई जब ये 60 है ना, मैं रेड कलर दिखा दूं, ये जो है आपका 60 है और ये आपस में से कट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्लियर, बस इतना सा था क्वेश्चन। तो कहने का मतलब आपको घबराना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, देख के भी लग रहा है, मतलब सिमिलरिटी से देखेंगे ना तो भी आपको लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर देता कुछ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, बट वो भी हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट दिया है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और मैं बार बार जोर दे के कर रहा था कि भाई क्या है। तो मैं पहले क्वेश्चन जो है लिख दे रहा हूँ कि क्या है ना। बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि भाई किसी त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई ए बी और सी है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई ए बी एवं सी है तो निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सही है। यानी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी उसकी साइड दी हुई है। अब बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो 3 कथन दिए हैं। पहला क्या है, a + b > c, ठीक। दूसरा कथन क्या है, a - b < c, ठीक है। तीसरा कथन क्या है, a² + b² = c²। अब आपको ये देना है, ऑप्शन आपके क्या क्या है। ए दिया है 1 और 2, ठीक। बी दिया है 1 और 3, सी दिया है 2 और 3 और डी दिया है, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपको अगर ये चीज़ें दी हुई हैं, अब आपको पता करना है कि कैसे कैसे क्या होगा। तो इसका बेसिक सा तरीका क्या है, भाई ए बी सी आपका है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, भाई मैंने बताया था कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से सही होगा बड़ा, तो ये तो आपका सही हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको कि भाई 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरे से छोटा होगा, ये भी आपका सही हो गया। तीसरा क्या है, a² = b², मतलब a² + b² = c², सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको बताया क्या था कि ये कंडीशन किसके लिए है, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। क्लियर है, इसका मतलब ये इन जनरल सही नहीं है। क्लियर है। तो आप में से ज़्यादातर दोस्त जो है हो सकता है इसको मार के आ जाए, बट ये गलत हो जाएगा आपका। ले देखिए आपका आंसर होगा 1 और 2। क्लियर, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको उठाया है। क्लियर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा, उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ उसके बाद। क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब ये अगला क्वेश्चन, एक पंचभुज है, सम पंचभुज है, ठीक है, 5 साइडेड वो है, पॉलीगन है, ठीक है, सम पंचभुज है। तो बोला क्या है कि इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। मान लीजिए मैं बना देता हूँ पंचभुज सम, ये है, ये आपका ये इक्वल सारी साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। तो बोला क्या है कि इसके जो इंटरनल एंगल हैं, अंतःकोण हैं, इनका योग क्या होगा, ठीक है। ये बगल में कहीं बच्चे हल्ला कर रहे हैं, कैसे शांत करें उनको। चलिए ठीक है, हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होने वाला है वैसे। चलिए देखते हैं इसको क्या है ये है। अब जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं कि 5 साइड। अब मेन हमारा मुद्दा क्या था कि भाई इसके जो इंटरनल एंगल हैं, इनका जो सम है वो कैसे किया जाए कैलकुलेट। तो इसका फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, कि अब अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की सीधी सी, तो फॉर्मूला ये होता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल
इंटरनल एंगल, ठीक है। तो अब ये लोग तो हल्ला मचा के चलिए ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल की। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये 5 साइडेड पॉलीगन है, मैं कहता हूँ कि n साइडेड पॉलीगन हो, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ n साइडेड पॉलीगन है, ठीक। n साइडेड पॉलीगन है माने उसकी भुजाएं n है, ऐसे 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 करके करेंगे तो ऐसे मान लीजिए छोटा 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 है ना, n साइडेड है ऐसे ऐसे करके। तो जो उनके सम ऑफ इंटरनल एंगल हैं, ठीक है, वो होता है n-2 इंटू 180, ठीक, ये होता है। ये आप याद कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भाई, जो इसके सम ऑफ इंटरनल एंगल हैं। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा n-2 इंटू क्या हो जाएगा 180। क्लियर है। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। तो अब अगर मैं इस यहाँ 5 साइडेड की बात कर रहा हूँ तो मैं कर देता हूँ क्या है 5 - 2 × 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 × 18 मतलब 180, सॉरी। तो ये क्या हो गया 54, 540, ठीक, 540 हो गया एंटर। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो भाई आपको पता है कि ट्रायंगल का कितना होता है 180 होता है, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 होता है। क्लियर है। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे n-2 इंटू 180 करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे n-2 इंटू 180 कर देंगे इसके लिए भी, ठीक है। तो n-2 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3-2 इंटू 180 करेंगे, तो इसका मतलब इसका 180 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये वेरीफाई हो गया कि भाई 180 होता है। क्लियर है। अब अगर अगले की बात करें, इसमें n-2 इंटू 180 करने पे 360 आना चाहिए। तो भाई अगर करेंगे 4 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 2 इंटू 180, तो ये कितना हो गया 360। क्लियर है। तो ये जो चीज़ें हैं देखिए, अब आपका ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब ये मुझे बाहर निकल के बोलना पड़ेगा, बट लेक्चर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो चलिए हो गया, अब ये हमारा हो गया था, ठीक। ले देखिए इतनी सी बात थी। अब मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ और उसके बाद जो है मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो जैसे 2 होमवर्क क्या क्या है कि भाई पहला होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2018 क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि एक अष्टभुज है, ठीक है, 8 भुजाओं वाला है, 8 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। अब आपको कुछ बताना नहीं, बस इतना बताना है कि इसमें कितने विकर्ण होंगे, ठीक है। 8 साइडेड पॉलीगन में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ भाई 20, 28, 30 और चौथा ऑप्शन ले लीजिए आप 64, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपके ऑप्शन हो गए 8 साइडेड पॉलीगन के कि भाई कितने विकर्ण होंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करूं मैं, दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें। मैं ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि मैं जो भी चीज़ें चलता हूँ यूपीएससी के रेफरेंस पे चलता हूँ, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसे एक सर्किल है, ठीक है। अब इस पर क्या है, ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है, थोड़ा अच्छा सर्किल बना दिया। अब इसमें क्या है, इसका सेंटर ये है ओ, ठीक है, ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक, और इसको जो है इसके परिधि पे ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। ये हुआ है, इसको Q दे दिया, इसको R दे दिया नाम O, और ये P हो गया नाम, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो हमको दिया क्या है, ये 30 डिग्री दिया है और ये 20 डिग्री दिया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है QOR, एंगल QOR, ये आपसे पूछा है, ठीक है। QOR माने ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हल्ला चिल्ला बहुत मचा रहे हैं सब लोग, देखता हूँ क्या सीन है। चलिए।